नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विविध, खेल, करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी वनडे एग्जाम दे, चाहे एसएससी का दे, पुलिस का दे, फॉरेस्ट का दे, आरपीएफ का दे, कांस्टेबल का दे, जीडी का दे, रेलवे का दे, बैंक का दे, आर्मी का दे, अग्निवीर का दे, कोई भी एग्जाम जिसमें जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप रेगुलर में 10-15 वीडियो देख लेंगे तो आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब मैंने टॉप 50 प्रश्न की सीरीज चालू किया है। यदि आप एक दिन में 50 प्रश्न भी सीखते हैं तो आप मान के चलिए कि 10 दिन में 500 सवाल सीख लेते हैं। ठीक है, और 500 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेरे वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पवन चक्की की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो पवन चक्की की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। देखिए दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो को रोक के अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। देखिए दोस्तों, नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है दोस्तों, एक निश्चित क्षेत्र में उस क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे पे हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, ये है आपका बिहार का। कहाँ का? बिहार का। याद रखना, यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, इतना जनसंख्या घनत्व है और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर दोस्तों किसके लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, क्योंकि अहमदाबाद जो है ये भी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। इसलिए मैंने रेगुलर तीनों क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत का मैनचेस्टर मैंने बता चुका है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता है भाई साहब? उष्ण मतलब होता है गर्म। विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है आपका कौन सा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, याद रखना, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी देखिए, हमने भारत का मैनचेस्टर देखे थे कि अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे तो ये होता है आपका कानपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? देखिए, विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी भाई साहब हरारे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अभी हमने उष्ण देखे थे, मतलब गर्म देखे थे। अब आपसे शुष्क पूछ रहा है, मतलब ठंडा पूछ रहा है। तो ये है आपका अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका, जहां पर बर्फ जमी हुई है। एक्चुअल में मरुस्थल होता ये है दोस्तों, मरुस्थल मतलब ये होता है कि जहां पर कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं होती, कोई भी चीज पैदा नहीं होती। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपने सुना होगा कि वहां पर पूरे बर्फ पर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इसलिए वहां पर कोई भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं पाई जाती है, इसलिए उसको एक प्रकार से मरुस्थल कहा जाता है और वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, अभी 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको आपको क्या करवाया है? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराया। अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या एकमात्र व्यक्ति कौन थे या व्यक्ति कौन थे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोस्तों याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, बताइए। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन नंबर सी फार क्या हो जाएगा आपका, कटप्पा। ठीक है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, डी फॉर देवसेना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती है, ये बात भी आपको याद रखना है, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था और 1556 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है भाई साहब? 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला किस नाम से जानी जाती थी? इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, पढ़ते नहीं हैं आप। ठीक है, और ये लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन कलेक्शन कहाँ से करता हूँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सभी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन छांट के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत सोचना कि कहीं से भी क्वेश्चन छाप दिए। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है सुविधा की दृष्टि से, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही रहते हैं। ठीक है, और आपको देखना, आप यदि पिछले 5-6 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला किस नाम से जानी जाती है? लिपाक्षी कला इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिजड़ा था, इसे पहुंचाया था और ये था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा आदमी था। ठीक है, खैर इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त जो था इसका दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हरिशेर जो था समुद्रगुप्त का कौन था? दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? बताइए। तो संगम युग में राजा के जो जन्मदिन है, यानी कि राजा का जो हैप्पी बर्थडे होता था, उसको पेरुनल कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पेरुनल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ पर होगा? देखिए, अभी 2024 में पेरिस में हुआ था, अगला ओलंपिक खेल कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर होगा? 2028 में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, ये होगा लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स कहाँ पर है? तो ये है आपके अमेरिका में। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा। ठीक है, क्रम को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? अभी आपको पता है रिसेंटली भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है और 2 साल में होता है। 2024 में भारत ने जीत लिया, तो 2026 में कहाँ होगा इसकी बात हो रही है। तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत में होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, कोई भी इवेंट, कोई भी खेल जो है, अगर भारत में होते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उपरोक्त दोनों, भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ पर होंगे? तो 20वें एशियाई खेलों की शुरुआत कब होती है? 1951 से होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 20वें एशियाई खेल जो है ये कहाँ होंगे? नगोया में होंगे। और नगोया कहाँ पर पड़ता है भाई साहब? ये पड़ता है आपके जापान में। कहाँ पड़ता है? जापान में नगोया पड़ता है।
और यहीं पर 20वें एशियाई खेल होंगे 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा। देखिए 2026 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, क्योंकि 2026 में बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े खेलों के इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आने की संभावना भी भरपूर रहती है। ठीक है, चलिए फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित होगा बताइए। तो ये होगा आपका कहाँ पर, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों में, उपरोक्त तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा। तो हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा बताइए। हॉकी विश्व कप 2026 होगा दोस्तों कहाँ पर, ये होगा आपके बेल्जियम और नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों जगह में क्या होगा, हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है। कौन सा महोत्सव कह रहा है बेटा, कलिमा महोत्सव। ठीक है, कनुमा, ठीक है, कनुमा महोत्सव हाल ही में मनाया गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये मनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में कनुमा महोत्सव मनाया गया है और मवेशियों से संबंधित है। ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टिनी बिस्कोवा ने। किसने जीता है, क्रिस्टीना बिस्कोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगर आपको याद भी नहीं रहेगा ना और आपकी एक बार सिर्फ नज़र चली जाती है ना तो बेटा आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में याद आ जाता है। क्रिस्टीना बिस्कोवा, क्रिस्टीना बिस्कोवा, क्रिस्टीना बिस्कोवा, ऐसा 3 बार कहोगे और मिस वर्ल्ड 2024 तो आपको कम से कम 1-2 साल के लिए तो नाम याद हो ही जाएगा, और नहीं भी होगा तो एग्जाम में आप ऑप्शन में टिक मारी दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है मुंबई। कौन है, मुंबई जो है इसने रणजी ट्रॉफी 2024 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। ये एक क्या है, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से दिव्यांग खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो अभी आपको पता है रिसेंटली जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है और ये क्या थे, प्रसिद्ध तबला बजाते थे, तबला बजाते थे। ठीक है, तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है रूस से, रूस या सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान तैयार होने में कुल कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को तैयार होने में टोटल समय लगता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऐसा बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे ना आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। यदि याद नहीं होती होंगी तो रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 100% आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। क्यों, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय अनुसूची थी 8। ठीक है, बाद में संविधान संशोधन कर करके हमने 4 और जोड़ दिए और इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई हैं। वर्तमान में पूछ रहा है इसलिए हमने कितनी कर दिए, 12 कर दिए। अगर आपसे पूछता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो मूल संविधान में आपको 8 लगाना है। ठीक है, क्योंकि 4 बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए कोई भी राज्य यानी कि स्टेट जो होता है उसका संवैधानिक प्रधान दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री भी नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होता, राष्ट्रपति भी नहीं होता, राज्यपाल होता है। और अगर पूछा जाए कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो भारत का होता है राष्ट्रपति, और किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन की बात कही गई है भाग 20 में अनुच्छेद 368। ठीक है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है और दक्षिण अफ्रीका के क्या किया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है ये। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, मतलब इसको संरक्षक कौन प्रदान करता है, इसको संरक्षण कौन देता है। तो उसको संरक्षण देती है न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत।
ठीक है, छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? पहले बहुत सारी उपाधि दी जाती थी, राजाधिराज, महाराजाधिराज, ठीक है, किसी को कुछ भी उपाधि दे दिए, सर की उपाधि दे दिए। ये सारी उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 से, ठीक है। बस आपको पता होगा डॉक्टर की उपाधि, ठीक है, शिक्षा से संबंधित उपाधि, और आपका जो भारत रत्न है, ये उपाधियाँ ये अलग उपाधियाँ हैं, इनका अंत नहीं हुआ है। पहले जो उपाधियाँ दे दी जाती थी कि उन्होंने कहा ये राजा ने इसको ये उपाधि दे दी है, वो उपाधि दे दिए, ठीक है, ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। उसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? लठमार होली जो खेली जाती है यूपी में खेली जाती है, उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्थित है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्फ क्लब कहाँ पर खोला गया था? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब खोला जाता है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में दोस्तों याद रखना, भारत का पहला गोल्फ क्लब खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना पहली चीज़ तो 1867 में होती है, ये भी याद रखना है, और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद जी नर्तनालय नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गोविंद जी नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? ये आपके मणिपुर में स्थित है। ये लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, ठीक है, लेटेस्ट पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल में। गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी? तो गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था या केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? अब यहाँ 3 नाम लिखे हुए हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए दोस्तों, तीनों के बारे में बता देता हूँ। जो नॉर्मन बोरलॉग है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कहाँ माने जाते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और वर्गीज कुरियन को विश्व में किसका जनक कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये हो गया 50 सवाल। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी 50 क्वेश्चन दिए थे, तो 50 में से मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कल का पढ़ाया हुआ कितना याद है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है आपको। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, ये बताना है। और समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये 3 क्वेश्चन का जवाब जिसने पूरे ध्यान से कल का वीडियो देखा होगा उससे बनेंगे, और वो कमेंट करके बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।